बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हमने आज पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब बीएस लेवल में एक कोर्स है जिसका नाम है कैलकुलस। तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है। तो पहले हमने कंसेप्ट ऑफ लिमिट समझना है। मैंने लिख दिया लिमिट। लिमिट आप तो जानते होंगे कि इसका मतलब होता है बाउंड्री। उर्दू में इसको हद कहती है। मतलब हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक हद होता है, एक बाउंड्री होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे ये एक फंक्शन को मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन ये जो फंक्शन है तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये अनडिफाइंड पे चला जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है। अच्छा, तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स टू, यहाँ पे अगर इसको हम इस तरह लिख दे कि x माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल, और यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करना है। तो फर्स्ट मैंने x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 प्लस 2 से 2 आता है। तो मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जब मैंने x की जगह 0 पुट कर लिया तो y हमारे पास इक्वल आ गई, या एफ ऑफ x इक्वल आ गई 2 की। अच्छा, दूसरा अब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 प्लस 2 से 3। तो सेकंड जो ऑर्डर पेयर इसकी बनती है तो वो पेयर हमने इस तरह लिखना है कि जब मैंने यहाँ पे 1 पुट कर लिया x की जगह f, तो एफ ऑफ x इक्वल आ गई 3 की। अच्छा, 2 को हमने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे मैंने लिखा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू मैंने और पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। तो यहाँ पे अगर x की जगह मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 प्लस 2 से 5 आता है। तो अब इसको तो अब इसका जो ऑर्डर पेयर है तो वो मैंने इस तरह लिखना है। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट कर लिया x की जगह तो एफ ऑफ x वो इक्वल आ गई 5। अब इसके बाद इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रा करना है। तो यहाँ पे पहले से मैंने ड्रा किया हुआ है, तो इसको पहले हमने समझना है। x इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने 2 को यूज़ नहीं करना। अब अगर यहाँ पे देख ले, इसको हमने शेड करना है तो 0 2 वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास ये वाला आता है। मतलब यहाँ पे x 0 और y 2, तो पहले हमने ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पहले हमने शेड करना है। दूसरा 1 और 3, तो यहाँ पे x 1 है और ये वाला 3, अब x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट शेड करना है इसी तरह। अच्छा, इसके बाद जब मैंने ये पुट किया, जब मैंने यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर लिया तो उससे हमारे पास 3 5, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आ गई। तो अब यहाँ पे ये 3 और 3 पे हमारे पास 5 आई है, तो इसी तरह 5 और 3, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सेट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये मैंने ये वाला जो सर्कल है तो इसको मैंने पूरा शेड नहीं किया हुआ है। तो अब इसको हमने समझना है कि क्यों मैंने इस तरह लिख दिया है। जब भी कोई फंक्शन किसी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता तो फिर उसको हमने ग्राफ में इस तरह शो करना है, मतलब वैल्यू के अबाउट इस तरह का छोटा सर्कल ड्रा करना है, लेकिन उसको आपने पूरा शेड नहीं करना। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा शेड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने कंसेप्ट ऑफ लिमिट वो समझना है। हमें ये मालूम है कि ये वाला फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं होता, लेकिन 2 के अलावा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स है वो हर एक रियल नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम x नॉट इक्वल टू 2 का यूज़ कर सकते हैं। x मतलब ये हुआ कि 2 के अलावा हर एक रियल नंबर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह करता हूँ कि x को मैं अप्रोच कर रहा हूँ 2 तक, मतलब यहाँ पे x में अप्रोच कर रहा हूँ 2 तक। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने समझना है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 के करीब एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके करीब एक नज़दीक एक वैल्यू है 1.9, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस 1.9 को मैंने यहाँ पे पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इसकी जगह अब मैंने यहाँ पे ये वाला 1.9 ये पुट करना है, तो 1.9 n + 2, तो इससे आ जाएगा 3.9। जब मैंने यहाँ पे x को अप्रोच कर लिया 2 तक, मतलब 1.9, जब मैंने 2 का इक्वल हमने नहीं लेना, लेकिन अप्रोच करना है। अप्रोच का मतलब उस रियल नंबर के नज़दीक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो 1.9 इसके नज़दीक एक नंबर है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, तो उस पर हमारे पास इस फंक्शन की जो वैल्यू है तो वो इक्वल आ गई 3.9 की। तो 3.9 को अब हमने इस वर्टिकल लाइन पे शो करना है। तो इसका मतलब जब x यहाँ पे 2 को अप्रोच करता है तो इसकी जो फंक्शन वैल्यू है तो वो हमारे पास 3.9 आती है, और 3.9 4 के करीब है। तो इसका मतलब फिर इसकी जो फंक्शन वैल्यू है तो वो 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको मैंने इस तरह सिंबल से शो करना है। इसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने x को अप्रोच करना है, लेकिन इस दूसरी साइड से, मतलब इस राइट साइड से। यहाँ पे ये जो मैंने अप्रोच कर लिया, तो ये मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लिया। अब मैंने x को 2 तक अप्रोच करना है, लेकिन राइट साइड से। तो राइट साइड का मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2.1 को सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसमें x की जगह मैंने पुट करना है 2.1। तो इन दोनों के एडिशन से आता है 4.1। तो यहाँ पे अब हमने ये समझना है, जब मैंने x को राइट साइड से अप्रोच कर लिया 2 तक, तो उस पे हमारे पास इसकी जो फंक्शन वैल्यू है तो वो आ गई 4.1। तो 4.1 का मतलब ये हुआ कि ये 4 के अबाव ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे पास 4.1 है, तो फिर वो अप्रोच कर रहा है 4 को, लेकिन इस साइड से। जब x को हम लेफ्ट साइड से यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी जो फंक्शन वैल्यू है तो वो यहाँ पे इस साइड से 4 तक अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे ये 3.9 मिला था। दूसरा, जब हमने x को राइट साइड से अप्रोच कर लिया तो उस पे हमारे पास इस फंक्शन की जो फंक्शन वैल्यू है तो वो हमारे पास 4.1 आता है। तो मतलब इसकी जो फंक्शन वैल्यू है तो फिर वो इस साइड से 4 तक अप्रोच कर रहा है। तो अब इस बात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब x 2 को अप्रोच कर रहा हो तो ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, तो इस फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन एफ आप x अप्रोच करता होगा 4 को, मतलब इसकी जो तो अब इसको हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है, जब x यहाँ पे f2 को अप्रोच करता है तो f ऑफ x कौन से नंबर को अप्रोच करेगा, तो f ऑफ x अप्रोच करेगा 4 तक। तो यहाँ पे ये जो मैंने बात लिख दी, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्म जो मैंने लिख दिया, तो इसको कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म इसका इस तरह होता है, x यहाँ पे अप्रोच करता हो 2 को, तो f ऑफ x वो अप्रोच कर रहा होता है 4 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो इस गिवन फंक्शन का जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, जो हद है, तो वो क्या है, तो वो है 4। तो इसी तरह इसको हमने समझना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो वो हमने समझना है। अच्छा, इसके बाद हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले हमने एक ये वाला एक टॉपिक डिस्कस कर लिया। तो उसमें हमने ये सीख दिया कि जब x वहाँ पे 2 को अप्रोच होता तो f ऑफ x वहाँ पे पहुँच जाती 4 तक। मतलब फिर उसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ x इक्वल टू 4। मतलब इसका इन दोनों का मीनिंग एक है। मतलब जब x यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहा होता तो f ऑफ x की जो लिमिट है तो वो 4 हमारे पास, वहाँ पे हमने सीख लिया, ये आया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने समझना है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट हमने ये समझना है कि सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होते हैं तो उसको या तो हम SN से डिनोट करते हैं या हम AN से डिनोट करते हैं।
या इसको हम इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि Sn या An। फंक्शन में हम x अप्रोचेस टू यहाँ पे हमने इस तरह लिखना है कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी तक तो Sn वो अप्रोच करता होगा l को। l का मतलब क्या है? l का मतलब इसका जो लिमिट आता है, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आता है। जिस तरह इस फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू था तो वो हमारे पास 4 आई थी, तो इसी तरह हर एक सीक्वेंस का भी एक लिमिट होता है, मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है और ये वाला जो फॉर्म है तो इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है। अब इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखना है तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट जब n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी तक तो फिर जो सीक्वेंस है तो वो अप्रोच करेगा l तक। l का मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिटिंग वैल्यू होगी तो उस तक ये अप्रोच करेगा। इस पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल से आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ सीक्वेंस इस तरह होता है कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को कहा जाता है या कन्वर्जेंट। तो उसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कन्वर्जेंट और दूसरा मैंने लिख दिया डाइवर्जेंट। तो इसको भी हमने समझना है कि क्या मतलब होती है इसका। जब भी किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट होता हो, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जब भी लिमिट ऑफ Sn मतलब सीक्वेंस एग्जिस्ट वी से Sn इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट होता हो, मतलब उससे कोई रियल नंबर आ जाए, कोई नंबर आ जाए तो फिर उसका जो लिमिट है तो वो एग्जिस्ट हो जाएगा। जब भी एग्जिस्ट हो जाएगा तो फिर उसको हमने ये तो फिर उसके लिए हमने ये लिखना है कि जो गिवन सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट है। दूसरा है डाइवर्जेंट। फिर डाइवर्जेंट का मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ Sn डजंट एग्जिस्ट वी से दैट Sn डाइवर्जेंट। इसका मतलब जब हमारे सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये गिवन जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है? डाइवर्जेंट है। तो इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझना है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है वो हमें सॉल्व करना है, तो उस एग्जाम्पल से ये आइडिया आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला कंडीशन और ये वाला ये हमने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल है बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 27 है। वो इस तरह है कि फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ दिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। मतलब यहाँ पे हमने इसके लिए लिमिट मालूम करना है और इसमें हमने देखना है कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट है और कौन सा यहाँ पे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने ये ए वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी सीक्वेंस होता है तो उसका जो जनरल फॉर्म है तो वो Sn है। तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि लेट Sn इक्वल टू 8n डिवाइडेड बाई n+1। फर्स्ट मैंने ये इस तरह लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है कि लिमिट, मतलब इसका हमने लिमिट, तो अब यहाँ पे लिमिट भी हमने लिखना है। तो लिमिट हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिट। यहाँ पे हमने डिफिनीशन में सीख लिया था कि यहाँ पे हमने n अप्रोच करना है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि Sn n इक्वल टू, अब राइट साइड में भी मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 8n डिवाइडेड बाई n+1। तो इस तरह यहाँ पे ये मैंने लिखना है। n का ये मतलब होता है कि इसमें हमने n की जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट कर लूँ तो इससे हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा कि इन्फिनिटी एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ तो इन्फिनिटी+1। तो मतलब इन्फिनिटी के साथ अगर कोई भी रियल नंबर ऐड कर ले तो उससे वापस इन्फिनिटी आता है, मतलब ये इस तरह आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई और ये हमारे पास डिफाइन नहीं होता, मतलब ये अनडिफाइन है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो किस तरह करना है? तो वो मैंने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया है कि लिमिट एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 8n डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में n+1 है तो इससे मैंने n को कॉमन करना है। जब n मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे n है तो n को मैंने कॉमन कर लिया है तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिखना है 1।
फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे 1 है तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि यहाँ पे हमने n को कॉमन कर लिया तो इसी वजह से यहाँ पे हमने ये वाला वो रूल यूज़ कर लिया कि जब भी हमारे पास अगर कोई इस तरह का दो टर्म्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया x y n प्लस एग्जांपल यहाँ पे मैंने n लिख दिया। अब यहाँ से मैंने x को कॉमन करना है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है, फर्स्ट टर्म में x है तो इसको मैंने तो यहाँ पे मैंने x को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म से मैंने x को कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा, और यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ x नहीं है तो फिर उसको हमने इस तरह लिखना है कि n डिवाइडेड बाय x, मतलब जो टर्म वहाँ पे मौजूद ना हो तो फिर उसको हमने डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने ये वाला रूल यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये n इस n से कैंसिल होता है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये लिमिट अप्लाई करना है तो ये इस तरह हमने अप्लाई करना है कि 8 डिवाइडेड बाय 1 लिखना है और प्लस 1 अगेन लिखना है। मतलब लिमिट अप्लाई का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ भी n आया हो तो n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करना है। तो यहाँ पे ये n है तो n की जगह यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लिखना है। जब हमने ये भी याद रखना है कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो इक्वल होता है 0 की, तो अब यहाँ पे मैंने 0 को लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 8 एंड 1 प्लस 0, तो इससे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 और ये इक्वल होता है 8 की। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट है तो वो है 8। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी तक तो Sn वो अप्रोच कर रहा होगा 8 तक। तो मैंने डिफिनीशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब n इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा हो तो फिर Sn वो भी अप्रोच करता रहेगा L तक। तो L का मतलब अब हमने ये समझना है, यहाँ पे n जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो Sn वो अप्रोच कर रहा है 8 तक। तो यहाँ पे इस 8 का मतलब ये L है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का जो लिमिटिंग वैल्यू है तो वो है 8। अच्छा, अब हमने ये भी समझना है कन्वर्जन। जब भी हमारे पास किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा हो, मतलब इस तरह यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसका लिमिट वो एग्जिस्ट हुआ। यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पे हमारे पास इससे 8 आ गई और 8 एक रियल नंबर है, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू है। तो फिर हमने ये वाला बात लिखना है कि एग्जिस्ट वी से दैट Sn इज कन्वर्जन। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस का जो लिमिट है तो वो एग्जिस्ट हुआ। तो अब हमने ये लिखना है कि ये हमारे पास कन्वर्जन है कि डाइवर्जन है। तो एग्जिस्ट होने के लिए हमने कन्वर्जन लिखना है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूंगा लास्ट में, मैंने इस तरह लिखना है कि हेंस Sn कन्वर्जन। अच्छा, ये कौन सा नंबर यहाँ पे आया है 8, तो फिर मैंने ये इस तरह लिखना है कि हेंस Sn कन्वर्जन टू 8, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है तो वो है 8। ये 8 को कन्वर्ज होगा, मतलब अगर लेफ्ट साइड से आ जाए या राइट साइड से आ जाए तो ये कौन से नंबर को अप्रोच करता रहेगा 8 तक। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी Sn, और राइट साइड पे भी इस तरह लिखना है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये वाला वापस लिखना है, ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 2 आता है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी प्लस की आता है। तो यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि जब भी इन्फिनिटी के साथ कोई रियल नंबर ऐड कर लें तो इससे हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी प्लस 2 कर ले तो उससे इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इस तरह आ जाएगा इन्फिनिटी। और डिनोमिनेटर में भी अगर हम इन्फिनिटी प्लस 3 कर ले तो उससे भी इन्फिनिटी आता है। तो मतलब इससे अगेन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, तो अगेन यहाँ पे हमने इससे कुछ कॉमन करना है, तो ये इस तरह जाएगा। ये वापस मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो नंबरेटर है तो इससे मैंने n पावर 5 को कॉमन करना है, तो ये इस तरह रह जाएगा। यहाँ पे n पावर 5 है तो इसकी जगह मैंने 1 लिखना है। अगेन यहाँ पे n क्यूब है और हमने यहाँ पे n पावर 5 कॉमन कर लिया है, तो अगेन इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब ये इस तरह लिखना है
कि 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n क्यूब है और मैंने n पावर 5 कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है n स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2, तो 2 लिखना है, तो 2 के साथ यहाँ पे n टर्म नहीं है, तो फिर इसको हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि 2 डिवाइडेड बाई n पावर 5। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इससे भी मैंने n पावर 5 को कॉमन करना है, तो मैंने इस तरह लिखना है कि n पावर 5 को मैंने इस डिनोमिनेटर से कॉमन कर लिया, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n4 है और मैंने n5 कॉमन कर लिया है, तो सिर्फ n को डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर यहाँ पे n स्क्वायर है और मैंने n5 को कॉमन कर लिया है, तो फिर ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n2 है तो n क्यूब मैंने लिखना है। फिर इसी तरह यहाँ पे 3, इसके साथ वो n टर्म नहीं है, तो फिर ये मैंने इस तरह लिखना है कि n पावर 5। यहाँ पे अगर ये n5 हम अगेन मल्टीप्लाई कर ले तो इससे वापस ये वाला न्यूमरेटर, और यहाँ पे भी अगर हम n मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये डिनोमिनेटर भी आता है। यहाँ पे आपने ये बात भी याद रखना है, जिस टर्म को हम न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं तो उस टर्म को हमने डिनोमिनेटर में भी कॉमन लेना है। तो अब ये n5 ये कैंसिल, और यहाँ पे ये मैंने फिर इस तरह लिखना है कि मैंने अप्रोच टू इन्फिनिटी, इन टर्म्स को फिर मैंने इस तरह लिखना है कि 1 प्लस पे इनको n पावर 5 कैंसिल, तो बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ये लिमिट अप्लाई करना है, तो उसका ये तरीका है कि जहाँ पे भी n हो तो n की जगह हमने इन्फिनिटी लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1, यहाँ पे 1 ओवर n स्क्वायर, तो n की जगह इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर, n प्लस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब, तो मतलब इन्फिनिटी क्यूब, और डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे n, तो n की जगह इन्फिनिटी, n प्लस 1 n क्यूब, तो n की जगह इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1, और n की जगह इन्फिनिटी और 5, इस तरह ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर से इन्फिनिटी आता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी वो इक्वल है 0 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 2 इन्फिनिटी क्यूब से इन्फिनिटी, तो 2 ओवर इन्फिनिटी वो भी इक्वल है 0 की। यहाँ पे 7 ओवर इन्फिनिटी ये 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखना है। फिर यहाँ पे इन्फिनिटी क्यूब से इन्फिनिटी, सो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो इससे 0 आता है, और ये हमारे पास अनडिफाइन है, मतलब यहाँ पे ये 1 ओवर 0 फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास अनडिफाइन है, ये हमारे पास इस सीक्वेंस का अनडिफाइन फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इससे कोई रियल नंबर यहाँ पे नहीं आता, मतलब कोई डिफाइन वैल्यू नहीं आता। तो अब इसके लिए हमने ये वाला कंडीशन लिखना है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी किसी सीक्वेंस का वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता तो फिर वो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसका लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो अब मैंने ये इस तरह लिखना है कि हेंस Sn इज डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमने ये सी वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगेन मैंने इस तरह लिख दिया कि Sn इक्वल टू -1 पावर n, एंड इस तरह। अच्छा, अगेन ये मैंने लिमिट फॉर्म में लिखना है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी Sn एंड n अप्रोच टू इन्फिनिटी -1 पावर n। अच्छा, इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, हमने ये शो करना है कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जन है या डाइवर्जन, तो पहले हमने इसके लिए लिमिट चेक करना है कि इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जो तरीका है तो वो इस तरह है, यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह है कि Sn इक्वल टू -1। सपोज कर ले अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, यहाँ पे अगर मैं ये इस तरह लिख दूँ -1, अगर n की जगह मैं 1 पुट कर लूँ तो इससे हमारे पास -1 आता है। दूसरा, अगर n की जगह मैं 2 पुट कर लूँ तो इससे प्लस। इसी तरह अगर मैं -1 n की जगह 3 पुट कर लूँ तो इससे अगेन -1। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे -1 टू द पावर n की जगह 4 पुट कर लूँ तो इससे प्लस। मतलब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस एक खास नंबर को कन्वर्ज नहीं करता, मतलब कभी यहाँ पे -1 आता है तो कभी +1, कभी -1, कभी +1। मतलब जब हम E1 पुट करते हैं तो E1 पे प्लस आते हैं, और जब हम n की वैल्यू 8 पुट करते हैं
तो फिर यहाँ पे ये हमारे पास -1 आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है तो ये एक खास एक स्पेसिफिक नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका जो लिमिट है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो सकता। जब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकता तो फिर हमें ये वाला बात लिखना है, मतलब ये वाला कंडीशन लिखना है। तो आप मैंने ये इस तरह लिखना है कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट टू अ स्पेसिफिक नंबर, so hence Sn is, लास्ट में हमने ये लिखना है कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट टू अ स्पेसिफिक नंबर, सो हेंस Sn इज डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हमने किसी भी सीक्वेंस को शो करना है कि आया ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सबसे पहले आपने उसका लिमिट चेक करना है कि मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आ सकता है कि नहीं। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। दूसरा, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमने ये बात याद रखना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसी तरीके से हमने किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है, मतलब कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट।